कामना करता हूं कि उन माओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। मैं अपनी प्यारी छोटी बहनों का, प्यारे साथियों का, नौजवान भाइयों का, सम्मानित मुझसे बड़े पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं मीडिया के भाइयों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं और सुरक्षा के साथियों का भी, पुलिस के भाइयों का भी आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, देश में किस तरह के हालात हैं, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने, चाहे वो सेना के जवान रहे हों या भारत के नागरिक जिनकी जान की हानि हमें अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जो हालात बने, जिनकी जान गई है, उन 26 परिवारों को, जिनको पहलगाम में जिनके खून को जो है आतंकवादियों ने गिराने का काम किया, मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और मैं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उनके परिवार पर रहे और उनको दुख को सहने की मुक्ति मिले। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, चाहे आम नागरिक हो या शहीद जवान हो, शहीद जवानों के लिए तो मेरे मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर लगाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन से यहां घर में सो पाते हैं। इसलिए मैं भारतीय सेना को, अपनी उस भारतीय वीर सेना को जिसने हमेशा हमारी रक्षा करने का काम किया, आप सबके माध्यम से ऐसे हाथ उठा के मेरे साथ उस भारतीय सेना का धन्यवाद कीजिए। इस भारतीय सेना ने दुश्मन के साथ खड़े करने का काम किया है। एक नारा लगाइए मेरे साथ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद। प्यारे साथियों, मैं उन परिवारों के लिए मीडिया के माध्यम से, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है इस युद्ध के दौरान, केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं कि 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन परिवारों की सरकार को करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, दुश्मन के गोले से हमारे मुजफ्फरनगर के भीम आर्मी के जिला महासचिव के परिवार के 2 बच्चों की जो वहां काम करते थे, उनकी भी जान गई। मैं उनके प्रति भी आस्था के, श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, देश से आगे बढ़कर अब हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे और ये जो कार्यक्रम प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया है, इसमें जिस व्यक्ति ने जो भी योगदान किया है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे पुलिस जी का और सभी जिलाध्यक्ष जी का, सभी मंडल के पदाधिकारियों का, उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, आजाद भारत में हक वंचित समाज जिस तरह का जीवन यापन कर रहा है, इससे आप और मैं जागरूक हैं। हम ये जानते हैं कि आजाद भारत में भी आज भी लोगों के पास सुख सुविधाएं नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए पक्की छत, खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी और सुख सुविधा जिसको कहा जाता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वृद्धजन हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सभी लोग सरकार की योजनाओं से पीड़ित हैं। हालांकि पीड़ा मन में रखने से कुछ नहीं
काम करना होगा। जिस तरह से आज हम यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं, अगर इसी तरह से हम लोग अगले 1-1.5 साल मेहनत करेंगे तो मैं विश्वास दिला के कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद होगा। और आजाद समाज पार्टी के जरिए, प्यारे साथियों, आजाद समाज पार्टी के जरिए महापुरुषों का सपना पूरा होगा, समता मूलक समाज बनेगा, बहन बेटियों का सम्मान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भी उनकी पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा और तमाम तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो भी पॉलिसी बना के उसमें भी आपकी लाइफ को, आपके जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये आंदोलन जिसको हम लोग चला रहे हैं, इसके न चलाने से क्या होगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और आंदोलन के चलाने से क्या होगा ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम जब परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, किसी समस्या से दो चार होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये सरकार कब बदलेगी, ये सरकार सही क्यों काम नहीं करती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए सही काम नहीं करती क्योंकि जो सरकारें आज हैं वो अपने एजेंडों पे, अपनी पॉलिसियों पे काम करती है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मैं याद करूंगा एक ऐसे महापुरुष को, क्योंकि ये हापुड़ वो धरती है, बुलंदशहर वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की जड़ें, अम्बेडकरवादी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं याद करूंगा गाजियाबाद को, और मैं याद करूंगा इस समय पे उस शख्स को जिनका नाम था आदरणीय बीपी मौर्य साहब। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर उत्तर भारत में माननीय काशीराम साहब से पहले अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की जड़ों को गहराई में पहुंचाने का काम किया, समाज को जागरूक करने का काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया, समाज को इस आंदोलन के लिए तैयार करने का काम किया, तो वो आदरणीय बीपी सिंह मौर्य साहब थे। और मैं इसलिए उनकी दिल से इज्जत करता हूं कि उन्होंने, हालांकि बाद में क्या सिचुएशन रही इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने चैलेंज कर करके जो है अपने लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने का काम किया, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और एक वो भी समय था जब उनकी रैलियां होती थी तो मैदान छोटे पड़ जाते थे, जब उनकी रैलियां होती थी तो जिधर तक दिखाई देता था नीला झंडा दिखाई देता था। आज तो हम लोग पिछले 2014 से अब तक प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी बात भी आगे बढ़ रही है। प्यारे साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आंदोलन नहीं चलेगा तो क्या होगा। बाबा साहब ने कहा था अपने अंत समय में कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों, अगर आप इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अपनी समझ से बताओ, जो अधिकार हमें मिलने चाहिए थे क्या वो अधिकार अभी तक हमें मिले हैं? जिस तरह का समाज बनना चाहिए था क्या उस तरह का समाज बना है? क्या जिस तरह की तरक्की भारत को करनी चाहिए थी क्या वो तरक्की आज हमारा देश कर रहा है? हालांकि जब ये युद्ध का मामला हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सरकार से लाख हमारा विरोध है, उनकी पॉलिसियों से, उनके विचारों से, लेकिन हमने एक स्वर से सरकार को ये बताने का काम किया, क्योंकि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमने सरकार को ये कहा, अगर हमारे खून के कतरे कतरे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बॉर्डर में सबसे आगे रख के इस देश के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। आप ये महसूस करो, हमने ये और पार्टियों से भी आग्रह किया कि सारी पार्टियां आज पार्टी हित त्यागें,
आज तमाम चीजों का हित त्यागे और आज देश के साथ खड़े हो जाए, देश एकजुट रहेगा, तभी हम लोग दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। प्यारे भाइयों, माताओं, बच्चियों, बहनों और बुजुर्गों, आप ये महसूस करके देखो, कल सीज फायर लागू हो गया। 5 बजे से कहा गया कि सीज फायर लागू हो गया है, अब दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा। लेकिन आपने देखा किस तरह से कुछ ही घंटों बाद दोबारा से हमला करके हमें जो है बेवकूफ बनाने का काम पड़ोसी देश में करने का काम किया। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात के लिए है, सरकार को चाहिए था कि वो इस बार आतंकवाद की जड़ें बिल्कुल निस्तानाबूद कर देती कि दोबारा हमारे सेना के किसी जवान का या हमारे बॉर्डर पर रहने वाले किसी व्यक्ति की जान का जो है वो नुकसान हमें ना उठाना पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार ने फैसला लिया और इस बात को हित में रख के फैसला लिया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमने सरकार के फैसले का स्वागत किया। लेकिन साथियों, आप महसूस करो, जब हम दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ता है। अगर आज जो जिस तरह का समाज, जिस तरह का प्रदेश, जिस तरह का देश, जिस तरह के अवसर, जिस तरह की सुख सुविधाएं हम चाहते हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, भाईचारा नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को मान सम्मान का जीवन देने के लिए, तो आप महसूस करो कि फिर कैसे जो है सम्मान का जीवन इस प्रदेश में हमें मिल पाएगा। आप याद करके देखो, जब आंदोलन नहीं चलता था तो तब हमें छूटन पे जिंदा रहना पड़ता था। जो हमें दया के तौर पे दिया जाता था उसी को हम लोग अपना जीवन मान के जीते थे। फिर आंदोलन चला, देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ और फिर हमें संविधान में अधिकार मिले और आज उन्हीं अधिकारों की वजह से आप और मैं सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो ये भारतीय संविधान को मैं इसका धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं इसका धन्यवाद देता हूं और उन महापुरुषों को मैं इसका धन्यवाद देता हूं जिन महापुरुषों ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया और हमें मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। प्यारे साथियों, आंदोलन चलेगा तो ताकत बनेगी, आंदोलन चलेगा तो शक्ति बनेगी, शक्ति बनेगी तो समस्याओं का समाधान होगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए फिर आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं। मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। जो नौजवान इधर उधर ना समझी में तमाम तरह के जो है ऐसे संगठन जो समाज का भाईचारा तोड़ते हैं उन संगठनों का हिस्सा बन के और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते थे जो देश के लिए नुकसानदायक है। आज फिर वाल्मीकि के जरिए वही नौजवान महापुरुषों के विचारधारा का झंडा उठा के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश में निकला हुआ है। उसका उदाहरण मैं भी हूं और उसका उदाहरण आप सब लोग भी हैं। आज आपके घरों में 4 साल का 5 साल का बच्चा भी 6-7 साल का बच्चा भी बताओ जय भीम बोलता है नहीं बोलता, बताओ वो बाबा साहब को मानता है नहीं मानता है। अब अगर आपने बस थोड़ी सी मदद मेरी और कर दी तो मैं आपको भरोसे से बताता हूं कि जो सपना आजादी के परमाणु ने देखा, जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जो सपना संविधान के निर्माताओं ने देखा था, वैसा देश भी बनेगा। कैसा? जहां जाति के आधार पर कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां धर्म के आधार पर कोई जुर्म जाति नहीं होगी, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, जहां सबको खाने के लिए अन्न की, पहनने के लिए तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की और तमाम तरह की वो सुख सुविधा जिसका अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है वो मिलने का काम होगा।
ये तभी संभव है जब आपकी ताकत बनेगी और आप भरोसा करके इस लड़ाई को लड़ने की ताकत आजाद समाज पार्टी काशीराम और अपने भाई बेटे चंद्रशेखर आजाद को दोगे, तभी जाके वो अधूरा सपना पूरा होगा जिस सपने की कल्पना आप लोग दिलो दिमाग में करते हैं। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, आप ये बताओ, हमारी माए बहनें बैठी हैं, यहां भी बैठी है, पीछे भी बैठी है, जरा एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ, जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया हो वो एक बार जरा हाथ खड़ा करके दिखा दे। जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया हो वो बहनें माए हाथ खड़ा करके एक बार मुझे दिखा दे। और मैं मीडिया को भी दिखाना चाहता हूं कि महिलाओं के नाम से हाथ देख के आपको आइडिया लगाना चाहिए कि देश में महिलाएं आज भी उस तरह की तरक्की प्राप्त नहीं कर सकती है जिस तरक्की का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, क्या ये सुख सुविधा अधिकार अमीरों के लिए है क्या गरीब महिलाओं का, इन कमजोर वर्गों की बहन बेटियों का कोई सपना नहीं है, इनके जीवन की कोई इच्छा नहीं है? ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा, यहाँ तो हवाई चप्पल वाले रोटी के लिए परेशान है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने बताया कि आज भी कितनी गड़बड़ाहट है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, इसी हापुड़ में, इसी गाजियाबाद में, इसी बुलंदशहर में, इसी आसपास के पश्चिम के जिलों में आप पैदा होके और यही आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ये फैसला किसने किया? आप धन्यवाद दो मेरे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। अगर वो महिलाओं को संविधान में बराबर का अधिकार नहीं देते तो आज दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह नहीं होती, जिन्होंने ये अगर संभव हुआ तो कैसे हुआ? ये संभव अगर हुआ तो इस वजह से हुआ कि बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना, वरना आजादी से पहले तो महिलाओं को पैरों की जूती जो है वो समझा जाता था। अगर आज हमारी बहनें देश की सेना में जाके दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, अगर इसका सबसे बड़ा योगदान इसमें किसी का है और श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को और मां सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जाता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मैं पूछना चाहता हूं, चलो हवाई जहाज का सफर नहीं किया होगा, हेलीकॉप्टर का सफर तो किया होगा। हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया। चलो जब छोड़ो, तो आपने एसी वाली रेलगाड़ी का सफर तो किया होगा। एसी वाली रेलगाड़ी का सफर करने वाली मेरी 3-4 माएं हैं और मैं लिख के देता हूं, ये भी वो माएं हैं जिनके बच्चे नौकरी में लगे हैं या जिनका परिवार से कोई आदमी नौकरी में है, जिन्होंने अपनी माओं को सरकारी रेलगाड़ी में बिठाने का काम किया, एसी वाले रेल में बिठाने का काम। प्यारे साथियों, मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भारत में कहा तो जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन असल में लोकतंत्र नहीं है। मैं इस बात का उदाहरण आपको दूंगा कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। इस बात का उदाहरण आपको दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब आने वाले समय में आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का